नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की। उनकी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है और उस क्लिप में उन्होंने क्या कहा है, मैं वो थोड़ा सा दर्शकों को पढ़ के बताना चाह रही हूं। और आज वो एक यूथ डायलॉग के कार्यक्रम में थे नई दिल्ली में, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उसका एक अंश अभी प्ले आउट करूंगी। लेकिन प्ले आउट के पहले आपको मैं कुछ उनकी बातें उन्होंने क्या कही हैं वो मैं बताना चाह रही हूँ। अब अजीत डोवल ने कहा है कि भारत की आजादी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल हुई है। उन्होंने ये कहा कि पीढ़ियों तक भारतीयों ने अपमान, विनाश और भारी नुकसान सहा, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ। डोभाल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो इतिहास से ताकत ले, उससे सीखे और अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों के आधार पर एक मजबूत और महान भारत के निर्माण में जुट जाए। ये बात अजीत डोभाल युवाओं से कह रहे हैं। डोभाल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो इतिहास से ताकत लें, उससे सीखें और अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों के आधार पर एक मजबूत और महान भारत के निर्माण में जुट जाएं। एनएसए ने आगे कहा कि आज के युवाओं में वो आग होनी चाहिए। अजीत डोभाल भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजाद भारत जितना आजाद आज दिखता है, वो हमेशा से नहीं था। इसके पीछे हमारे पूर्वजों के असाधारण बलिदान है। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने भयंकर अपमान झेला, असहायता के दौर देखे और कई लोगों ने फांसी तक का सामना किया। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिर लूटे गए और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। ये इतिहास आज के हर युवा के सामने एक चुनौती है और उन्होंने कहा कि इस चुनौती को हमें सामने रखना होगा। हर युवा के भीतर इस चुनौती से निपटने की आग होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश के युवाओं को ये कह रहे हैं कि बदला कैसे लिया जाए। वो उसका आह्वान कर रहे हैं हमारे जो युवक हैं, जवानों से कि आप बदला लीजिए। ये इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे पढ़ देती हूँ उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये क्लिप काफी आज वायरल हो रही है। उन्होंने ये कहा और मैं इसको दोहरा रही हूँ कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में शक्तिशाली भावना है। हमें उनका बदला लेना होगा। उनके अनुसार इतिहास से मिला ये दर्द हमें आगे बढ़ने और देश को फिर से उसके गौरवशाली स्थान पर ले जाने की प्रेरणा दे सकता है। एनएसए ने स्पष्ट किया कि बदले का अर्थ हिंसा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण से है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा, यानी इस देश को फिर से वहां ले जाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वासों के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ अंश इसके पढ़ के बताए हैं उनके स्पीच के। आइए सुनते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उसकी एक क्लिप आपके सामने रखेंगे और फिर अपने खास मेहमान के साथ आज की मैं चर्चा शुरू करूंगी। आइए सुनते हैं क्या कहा अजीत डोभाल ने। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। तो ये आपने सुना कि अजीत डोभाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी सभ्यता को भूल जाएंगे तो इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं होगी। लेकिन जो बदला वाली बात थी उस पोर्शन को हमने प्ले नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बदला लेना होगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अजीत डोभाल
क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। हमारे खास मेहमान आज देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और लेखक, जो अक्सर आपने सुना है नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अक्सर वो विश्लेषण करते हैं, पीयूष बबेले जी आज हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और पहला सवाल यही है, ये जो क्लिप आज अजीत डोवल की वायरल हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता बड़ी पुरानी है। उन्होंने यूथ से आह्वान किया है, जो हमारे नौजवान हैं, कि आपको बदला लेना होगा। आखिर इस बदले की भावना जो बात कर रहे हैं, और हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा मतलब बदले का मतलब हिंसा नहीं है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं अजीत डोवल? ये भाई, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो मुख्य कार्य समझ में आता है कि देश के अंदर तो जो काम है ही, लेकिन हमारी सीमाओं की भी उसे फिक्र रहती है। और ये बहुत ही संवेदनशील पद है, और उस पद पर बैठा व्यक्ति चाहे छात्रों से कहे या कहीं बाहर कहे, वो कोई बात कहेगा तो उसके बहुत से अर्थ निकाले जाएंगे। मेरे जैसा एक आम नागरिक तो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि शायद वो सीमाओं पर कोई चुनौती महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मतलब जलील कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो एक राष्ट्रीय अपमान की स्थिति, तो भाई प्रधानमंत्री तो सबके हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रीय अपमान की स्थिति जैसी बन रही है। और अमेरिका का जिस तरह का चल रहा है कि देश के राष्ट्रपति को उठा लाता है, तो वो कोई बात उनके दिमाग में चल रही है कि हमें अमेरिका को कोई बात का जवाब देना है, तो कह सकते हैं। दूसरा, मोदी जी के पिछले कार्यकाल में आप सबको याद होगा कि 2020 में चीन ने जब हमारे सैनिकों को बंधक बना लिया था और हमारे बहादुर 20 सैनिक शहीद हो गए थे, तो वो बदला भी अब तक जानकारी में तो नहीं है देश की। अगर कोई गुप्त रूप से ले लिया गया हो तो हमें नहीं पता है, तो शायद उसकी तरफ वो इशारा कुछ करना चाहते हों। लेकिन फिर वो मंदिरों की बात ले आए कि हमारे मंदिरों को भी तोड़ा गया, ये भी किया गया। तो अब मंदिर तोड़ना या मस्जिद तोड़ने की बात का बदला कहाँ लिया जाएगा, और उसमें हिंसा भी शामिल नहीं होनी है, तो कुछ मैं भी बड़ा भ्रमित सा हूं कि ये एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहे हैं। तो कार्यक्रम क्या किस तरह का था नीरू जी, कुछ और उसका डिटेल्स दें तो हम लोग उसके और पिन पॉइंटेड बात पे आ सकें। नहीं, इसमें वो यूथ डायलॉग का कार्यक्रम था। यूथ डायलॉग के मंच पर अब वो यूथ से आवाहन कर रहे हैं, जो नौजवान हैं। अब मैं जो पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पूरा भाषण तो सुना नहीं है, लेकिन जो क्लिप है और जो अलग अलग वेबसाइट्स पर जो खबरें हैं, वो यही है कि उन्होंने ये कहा, फिर से मैं एक चीज कोट कर रही हूँ उन्हीं के शब्दों में। उन्होंने कहा कि हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिर लूटे गए, और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। ये इतिहास आज के हर युवा के सामने एक चुनौती रखता है। हर युवा के भीतर इस चुनौती से निपटने की आग होनी चाहिए। यानी कि वो आज के युवा से क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, आज की जो दिक्कतें हैं, आप उस पर मत फोकस करिए, आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप उसकी बात मत करिए। आप जो हजारों साल पहले जो आक्रांताओं ने जो जिस तरीके का इंजस्टिस किया था, आप उस सभ्यता के लिए लड़िए। ये तो बात मुझे भी नहीं समझ में आई कि ये क्या वो पूरे नवयुवक जो यंगर जनरेशन है, उसको क्या अतीत काल में लेकर जाना चाह रहे हैं? नीरू जी, इस बात से एक बात मैं और देख रहा हूँ, ये शब्द एक इस्तेमाल जो अगर ऐसा ही किया है कि हमले हुए और हम मूक दर्शक बने देखते रहे। हाँ, ये मैं उनको कोट कर रही हूँ, ये कोट कर रही हूँ मैं तो उनको। इतिहास का बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। और जो हमारे राजा महाराजे, उस समय कोई लोकतंत्र तो होता नहीं था, लेकिन जो जान पर खेल वाली राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, पृथ्वीराज चौहान अगर मोहम्मद गौरी से लड़ रहे हैं, तो मोहम्मद गौरी जब हमला कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान कोई मूक दर्शक तो नहीं बने थे, उन्होंने तो बहादुरी से लड़ाई की। इवन बाबर भी जब बाहर से आया तो यहाँ इब्राहिम लोधी से उसका युद्ध हुआ पहले, और इब्राहिम लोधी परास्त हो गया तो फिर राणा सांगा से युद्ध हुआ। तो ना तो इब्राहिम लोधी मूक दर्शक था और ना राणा सांगा मूक दर्शक थे। इसी तरह जब सोमनाथ के प्रसंग में आ गया कि वो महमूद गजनवी आया, तो उसको भी लोगों ने खूब मुकाबले किए हैं, खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। सिकंदर के जमाने सिकंदर और पौरुष की लड़ाई हुई थी। तो ये मूक दर्शक शब्द कह के जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, और आला उदल, और या इवन हम तो कह रहे हैं अंग्रेज भी आए तो हमारे यहाँ की एक 20-22 साल की महिला
रानी लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथों में तलवार लेके बच्चे को कमर पे पीठ पे बांध के उनसे युद्ध किया। तो ये कहना कि हमारे लोग मूक दर्शक बने रहे, ये तो इतिहास का एक बहुत ही गलत, चाहे अनजाने में हुआ हो या जाने में हुआ हो, एक गलत बात डोभाल साहब के मुख से निकली है। और इस प्रसंग को हटा दें और दूसरी बात पर आए, तो जो हमले हुए, जो गुलामी हुई, तो वो तो सबको पता है कि 1857 से लेके और 1947 तक 90 साल तक हिंदुस्तान के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष, दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, सबने मिलकर लड़ाइयां लड़ी। तो और वो लड़ाइयां लड़के हमने उन बदलों को, मैंने जो हमारा अपमान हुआ था उसका हमने बदला लिया। और जिस दिन 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे तिरंगा झंडा फहरा गया, तो वो सारे बदले तो हमारे पूरे हो गए। उसके बाद से ना तो कोई आक्रांता यहाँ आता है, आक्रांता आएगा तो हमारी फौज खड़ी, अब तो कोई आक्रांता बाहर से आ नहीं सकता है, अब तो सब भारतीय ही यहाँ है। तो वो या तो कोई कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जा रहे हैं, कोई बात मन में है जो कह नहीं पा रहे हैं, इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों की ओर संकेत करना चाहते हैं तो जाहिर है कि उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। तो सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री भी देश में हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, अगर बॉर्डर्स पर कोई समस्या है किसी भी तरह की, तो मुझे लगता है भारतीय सेना बहुत सक्षम है और मुकाबला करेगी। और बॉर्डर्स के बिल्कुल भीतर जहां तक कोई मामला है, तो 15 अगस्त 1947 के बाद से हिंदुस्तान में ना तो कोई आक्रांता तो विदेश से ही आएगा, देश के अंदर से तो आना ही नहीं है। तो ना तो कोई हम्म। मंदिर गिरा, मस्जिद जरूर गिराई गई थी, पूरे दुनिया ने देखा, उसे गिराने वाले कौन लोग थे उसे दुनिया ने देखा। उसके कारण किस लेकिन व्यक्ति का आपने जो शब्द एक इस्तेमाल किया पीयूष जी, आपने कहा कि ये एक तरीके से इतिहास को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा जी रही है। अब जी नेशनल जी सिक्योरिटी एडवाइजर अगर यंगर जनरेशन को ये कह रहा है कि भाई अब आपको तैयार हो जाना चाहिए कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए, तो हम तो इसको स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि भाई क्या वो नवयुवकों से ये कह रहे हैं कि भाई जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें इतिहास का बदला लेना है, या तो वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बदला शब्द को मतलब काफी रेखांकित करा है, और उन्होंने कहा कि, और उसको इसकी मीनिंग भी समझाई है कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, मैं उनको कोट कर रही हूं फिर से, उन्होंने कहा कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्या इन इन बातों को शोभा देता है इस तरीके की बात करना? भले ही वो उनका मतलब कुछ हो, मायने कुछ हो, लेकिन आज इसको लोग कैसे समझेंगे? निश्चित तौर पर जब आप एक संवेदनशील पद पर होते हैं तो आपके हर शब्द का अर्थ या जो व्याख्या करने की छूट आपको नहीं रखनी चाहिए, चीजों को बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए। और वेनेजुएला जैसी घटनाओं को तो मैं आशा कोई हिंदुस्तानी नहीं करता, इतना बड़ा हमारा देश है और इतनी बड़ी सेना है और 140 करोड़ हम लोग हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं हो सकती। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, 62 में चीन ने हमसे किया था, 67 में इंदिरा गांधी ने चीन को भी हराया है, हमने 71 की लड़ाई में चीन और अमेरिका की धमकियां भी नहीं सुनी, चीन को भी बीच में नहीं आने दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। हमारे यहाँ परमवीर चक्र विजेताओं की कोई कमी नहीं है और अभी भी बहुत बहादुर नौजवान है जो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं उसमें पॉजिटिव अर्थ निकालने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हमें बदला करना, मतलब रचनात्मक कोई काम करने की शायद वो बात कह रहे हैं, नहीं, जो तो फिर ये उन्होंने देखना पड़ेगा कि बदला, आज अमेरिका जो सुपर पीयूष पावर। जी, हाँ, जो उन्होंने बदला जी, का जो और जो व्याख्या की है, उन्होंने बाद में उन्होंने ये कहा कि बदला हिंसा का अर्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शक्ति के का निर्माण जैसा है। तो अब बदला शब्द को आप आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं? अब वो जोड़ रहे हैं भाई, बदला तो सीधा सीधा होता है कि मैं समझता हूँ बदला अगर लिया जाना है तो आप चीन बिल्कुल। से जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे वापस लाइए। अगर बदला लिया जाना है तो जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए उनका बदला लीजिए। जो कई अखबारों में समय समय पर खबरें छपती रहती हैं कि चीन ने यहाँ कोई छावनी बना ली है, यहाँ कोई गांव बना बसा लिया है, वहां कल तक हिंदुस्तान की फिल्मों की शूटिंग होती थी, आज वहां चीन ने अपना झंडा फहरा दिया है, क्योंकि उन्हें ज्यादा बेहतर बिल्कुल। पता होगा। तो उन सब चीजों को वापस लाया जाए और वापस लाने के लिए भाई आपको टेक्नोलॉजी में भी काम करना पड़ेगा, साइंस में भी काम करना पड़ेगा, इकोनॉमी में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना जमाना नहीं है कि हमारे पास बाजुओं में बहुत जोर है और अच्छी तलवार है तो हम लड़ जाएं। इसमें तो आपको हथियार भी बनाने हैं तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर आपकी इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही है, अगर आपके जो इकोनॉमी के आंकड़े हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानने से इनकार कर देती हैं,
तो आप कमजोर अर्थव्यवस्था से मजबूत रक्षा कैसे कर पाओगे? दूसरा, एक बदले की बात और मुझे समझ में आती है कि अमेरिका में कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पेश की गई अमेरिका की संसद में, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सी बातें कही गई। तो अगर हमें हिंसा नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी, तो हो सकता है कोई बड़ा बयान सरकार जारी करे जिसमें युवाओं में जोश आए कि नहीं नहीं, जो अमेरिका ने बोला है, जो रिपोर्ट रखी गई है, पूरी तरह झूठ है, चीन ने जो बोला है वो पूरी तरह झूठ है। और जाहिर है कि अगर वहां राष्ट्रपति के स्तर से कोई बात कही जा रही है, तो हमारे यहाँ बहुत ऊंचे स्तर से उसका उसी मुखर शब्द में जवाब दिया जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में था कि इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान में रैली की थी बाकायदा। ये बदला शब्द का जो एक तरीके से मायने है, और मैं उनको एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ ताकि लोग ये ना बोले कि मैं अपने मन से कुछ बोल रही हूँ। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा कि बदला शब्द जिस पर हम बात कर रहे थे, कि वो ये कह रहे हैं कि बदला को हमें आत्मसम्मान से जोड़ना चाहिए, आत्मनिर्भरता से जोड़ना चाहिए, राष्ट्रीय शक्ति से जोड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा, यानी इस देश को फिर से वहां ले जाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वासों के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। अब ये कौन से महान भारत की झलक दिखा रहे हैं अजीत डोवल साहब, ये थोड़ा सा आप अपनी समझ से अगर बताएं तो अच्छा होगा। उसके बाद फिर मैं आगे उन्होंने क्या कहा उस पर आऊंगी जी। अब देखिए, महान भारत अगर बनाना है तो 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डोभाल साहब उसके सुरक्षा सलाहकार हैं। 11 साल में हमें नहीं लगता कि कोई मोहम्मद गौरी, कोई गजनवी, या जिसने पुराने जमाने में मंदिर तोड़े हों या गांव जलाए हों, उनमें से कोई सेनापति ने इनका हाथ नहीं पकड़ा है। तो आप अपना जैसा चाहे भारत बनाइए, लेकिन लोग देख रहे हैं कि कोरोना में यहाँ लाखों लोग मर गए, आप कुछ नहीं कर पाए। जब लोगों ने कहा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो आप ये कहते हुए पाए गए कि आप राज्य अपनी अपनी व्यवस्था खुद कर लें। या जब यहाँ 140 करोड़ का ये देश है और यहाँ करोड़ों में बेरोजगारों की संख्या है, एक चपरासी की पोस्ट निकलती है, उसके लिए पीएचडी और एमटेक और बीटेक करने वाले लोग अप्लाई करते हैं, आप रोजगार बढ़ा दीजिए। आज जब उदारीकरण शुरू हुआ था तब करीब 27 लाख पद के आसपास हुआ करते थे केंद्र सरकार में, आज भी लगभग उतने ही पद हैं। आप नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, रोजगार के अवसर खत्म करते जा रहे हैं, जीडीपी गिरती चली जा रही है, किसानों की हालत कमजोर है, तो ये आप नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली जो आपकी देश की राजधानी है, जहां आप स्वयं रहते हैं, दुनिया के लोग आते हैं, उसकी आप हवा साफ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, रोजगार है नहीं। ये सब स्थितियों के बीच आप कौन सा बदला लेना है, अगर कुछ करना होता है। और एक बहुत साफ बात नेहरू जी कहा करते थे कि जब कोई देश गुलाम होता है तो वहां राष्ट्रवाद शब्द होता है। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज होती है, लेकिन जब देश आजाद हो जाते हैं तो राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्र निर्माण ले लेता है। तो अगर राष्ट्र निर्माण का हम काम शुरू करें तो हमें नहीं लगता कि किसी से कोई बदला लेने की आवश्यकता पड़ेगी या इस शब्द की कोई प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ना किसी ने किसी को रोक रखा है, तो आपको जो करना है अच्छे से अच्छा। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि किसी मेडिकल कॉलेज में अगर मुसलमान छात्रों का दाखिला ज्यादा हो गया, वो अच्छे से आ गए, तो आप उसको रद्द कर देते, उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। एक यूनिवर्सिटी में हिंदी कहानी पर चर्चा होती है, एक देश का प्रतिष्ठित कहानीकार बैठा रहता है, तो वाइस चांसलर धक्के देकर उसे बाहर निकाल देता है। या जिन गरीबों ने कहीं कुछ मकान बना लिए हैं, जिनके पास शहर में मकान नहीं है, तो उनके ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं। तो इन बातों पे, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में चर्चा किस विषय पे हो रही है इस समय, कि कुत्ते होने चाहिए कि कुत्ते नहीं होने चाहिए। चर्चा इस पे हो रही कि गजनवी 1000 साल पहले आके क्या कर गया था, क्या नहीं कर गया था। तो ये तो सबसे कम, अगर मैं बदला को पॉजिटिव रूप में भी ले लूं, तो बदला नवनिर्माण को मैं मान लेता हूं। ध्वंस का बदला नवनिर्माण है, तो नवनिर्माण जैसी कोई काम तो आप करिए, किसी ने हाथ रोके ही नहीं। मजे की बात यह है, पीयूष जी, मजे की बात यह है कि ये जो फोरम जिसपे बात कर रहे थे अजीत डोवल साहब, ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग था। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी। ये डायलॉग 2.0 की शुरुआत हुई है। 12 जनवरी तक ये दिल्ली में ये पूरा कार्यक्रम होगा। और इसका मकसद क्या है? आयोजकों के अनुसार ये पहल युवाओं को नीतिगत सोच, नवाचार और राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। ये जो यंग लीडर्स डायलॉग है, अब उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें जो यंग लीडर्स जिसको आप नीतिगत सोच के लिए आप उनको प्रेरित कर रहे हैं बदला शब्द से,
आप उनको प्रेरित कर रहे हैं ये सब बातें बोलकर। अब मैं और कुछ बातें रखती हूँ आपके सामने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने युवाओं से अपील की है कि इतिहास को केवल किताबों तक सीमित ना रखें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि एक विकसित और सुरक्षित भारत के लिए जागरूक, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। और उनके अनुसार आज का युवा अगर अपने अतीत को समझेगा, तभी ये भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वो बार बार अतीत की बात करते हैं। अभी कब मोदी जी बात करते हैं 2047 की, डोवल साहब अब कह रहे हैं कि आप अपने अतीत को याद करिए। अब आज का युवा फोकस कहाँ करे? वो फ्यूचर में करे या पास्ट में फोकस करे? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इतिहास, आपको भूलना नहीं चाहिए। एक तरफ आप इतिहास डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं। तो ये क्या एक कंफ्यूज्ड राष्ट्रीय सलाहकार का ये एक भाषण है? एक कंफ्यूज्ड, युवाओं को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, वो खुद तो कंफ्यूज है ही साथ। देखिए नीलू जी, इसमें तो ये है, आपने दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि एक कह रहा है भविष्य में देखें और दूसरा कह रहा है अतीत में देखें। इसका मतलब दोनों ये कह रहे हैं कि वर्तमान में ना देखें। बिल्कुल। आप अपने बुनियादी विषयों पर हमसे कोई चर्चा ना करें। गांव का हाँ। किसान या जो भूमिहीन व्यक्ति है वो इस पर सवाल ना कर सके कि आपने मनरेगा क्यों खत्म कर दी। राज्य की सरकारें चाहे इनकी अपनी खुद की हों, वो ये ना पूछ सकें कि भाई मनरेगा में जो 90% केंद्र से आता था और 10% हम अपने पास से लगाते थे, हमारे पास पहले ही संसाधन कम है, आप जीएसटी हमें पहले से ही कम दे रहे हैं, तो 60-40 के रेशियो में हम इसको मनरेगा को कैसे चला पाएंगे, उस पर कोई सवाल ना हो सके। आप देखें, इन्होंने चुनावी वादे इनके अलग अलग राज्यों के पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में कहा गया था कि हम धान का और गेहूं का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देंगे। आज सरकार बने हुए 2 साल हो गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश में इस तरह का वादा किया गया था 3,000 रुपए दिए जाएंगे, वो नहीं दिए गए। बल्कि हम खबर क्या पढ़ते हैं, कल परसों अखबार में खबर थी कि इस साल 15 लाख पेड़ काटे जाएंगे मध्य प्रदेश में, और पूरे देश में आप सब बातें सामने आती रहती हैं। तो इन बातों को लेके कोई इनके सामने न जाए तो कोई एक गोली दे देता है कि आप भविष्य में चले जाएंगे, कोई कह देता है कि अतीत में। अरे ये कोई सरकार बनी है या कोई व्यक्ति किसी पद पे है, उसके पास 5 साल का मैंडेट प्रधानमंत्री के पास होता है, कैबिनेट के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। 5 साल के अंदर की कोई बात नहीं करते, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहती, इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसीलिए आप सवाल नहीं लेते, आप सिर्फ भाषण देते हैं। इस तरह की कहानियां शिशु मंदिर में हमने भी सुनी है, लेकिन ये भावनात्मक तो हो सकता है, लेकिन अब कोई कैसे अतीत में जाके बदला ले सकता है, वर्तमान में वो चीज है नहीं। तो ये भावनात्मक लोगों को भ्रमित करने का, और संभवतः कई बार आपकी मंशा हो या ना हो, सुनने वालों के अंदर ये एक सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाली बात बिल्कुल। पैदा हो जाती है। और देश ने तमाम सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, सांप्रदायिक क्लेश देखे हैं, कई बार 2 रीजन्स के बीच में भी हो जाता है, हमने अगड़े और पिछड़ों के बीच में भी देखे हैं। तो अब उसको हमने तो ये तय किया था 1947 में हिंदुस्तान ने कि जो अतीत था वो अतीत हो गया, अब एक स्टेटस को है और हम सब मिलके चलेंगे, आपस में जो तोड़ने वाली बात है उसे नहीं करेंगे, जोड़ने वाली बात है उसे करेंगे। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब इन बातों को छोड़ के आप उसको भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे फिल्म होती है ना, कि फिल्म आदमी जाके देखता है कि ये गुंडे ने किया और ये हीरो ने किया और वहां गोली चल गई और वो कूद गया, तो एक फिक्शन की दुनिया में ले जाके, और एक दो तीन घंटे आदमी वहां बैठा रहता है, तो वो भी उस दुनिया में चला जाता है, अपने वर्तमान के सवाल भूल जाता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल हवाई किस्म की बात लग रही है। और अगर कोई वाकई सीमाओं पर खतरा है या इंटरनेशनली हमारी कोई रेपुटेशन खराब हुई है, बिल्कुल। सुरक्षा की बात है, तो फिर सुरक्षा सलाहकार हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, होने से गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। जी अब नीलू मेरा जी। बस आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल बस करूंगी, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ, कि आपको क्या लगता है, क्या ये एक डरे हुए, हारे हुए और बिल्कुल परास्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये भाषण है, जो कि इस बात से डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जेन जी हाथ में कुछ ऐसा उठा ले या कुछ ऐसा प्रण ले ले जिससे कि मोदी जी की सरकार चली जाए? क्या वो डर आज इनको, पूरे जेन जी को, जो युवाओं को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई आप अपना अतीत याद करिए, तो ये क्या ये डर सताने लगा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? देखिए, जब कोई व्यक्ति पद पर होता है और सत्ता में होता है, तो देश के आसपास भी जो चल रहा है उससे वो आंखें मूंद नहीं सकता। और वहां की हलचलें, चाहे उसका कोई देश से संबंध हो या ना हो, उसको परेशान तो करती हैं। हम लोग बिल्कुल। बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, 2-3 साल पहले श्रीलंका की स्थिति देख चुके हैं, नेपाल का तो बिल्कुल हालिया ही हुआ है।
पाकिस्तान का तो हम लोग हमेशा ही देखते रहते हैं कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके ऊपर अफगानिस्तान और फिर पूरा पश्चिम एशिया पड़ा हुआ है। तो पूरी दुनिया में हलचलें मची हुई हैं और ये भी लोग देखते हैं कि जो बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे कोई सरकार चुनाव जीत के आ रही है, वोट चोरी से आ रही है, वो नागरिक सोचता है उसके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इस बारे में सोचते हैं कि महंगाई से हमेशा से लोग परेशान होते, सरकारें गिरी हैं, महंगाई से भी लोग परेशान होते हैं। और शिक्षा है, बेरोजगारी है, उद्योगों की कमी है, किसान की दुर्दशा है। तो जब आदमी कष्ट में होता है तो वो अपना प्रतिकार तो करना चाहता है। आपने सबने देखा कि दिल्ली में 2 साल तक किसान कम से कम बैठे रहे थे, किसान आंदोलन हुआ था, तब सरकार को वो काले कानून वापस लेने पड़े थे। हमने जंतर मंतर पे देखा है कि हमारी जो पहलवान बहनें थी, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारा नाम ऊंचा करती हैं, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ और उस व्यक्ति को संरक्षण किया गया, उन्हें न्याय नहीं मिल सका। हमने ये भी नजारे देखे हैं कि एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर बुलेट, वो कौन सी थार गाड़ी चला देता है और उस पर इस्तीफा तक नहीं होता। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले देश ने ये भी देखा था कि एक बलात्कार पीड़िता के जो आरोपी व्यक्ति हैं, उनके लगभग फैसला हो गया था कि उन्हें जमानत मिलने वाली है। तो इन चीजों से गुस्सा तो होता है। और कोई भी, जो लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, ये भी कहा करते थे कि सड़कें अगर सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती। इसी देश में कहा गया है, कांग्रेस के खिलाफ कहा गया है। तो अगर सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से जुड़ना है तो ये भी हमारी आधुनिक परंपरा है, तो उनकी वाइब्स भी उनके दिमाग में आती होंगी। तो बेहतर है कि इन सब चीजों से आप परेशान होने की बजाय उन सब चीजों, कल्याणकारी कामों की ओर ध्यान दीजिए, बजाय बरगलाने के। जहां जो न्याय है वो दीजिए, जो सामाजिक, जैसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य का काम होता है कि सोशल जस्टिस कीजिए, वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, आर्थिक, सामाजिक, जातिगत हर तरह का न्याय स्थापित करिए। तो क्यों डरने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तरीके से आपने देखा कि इस पूरे भाषण के जो अंश मैंने पढ़े और उनको कोट किया है, मैंने एक लाइन भी अपने मन से बनाकर नहीं बोली है। ये लाइन्स उनकी कोट की गई हैं, तमाम वेबसाइट्स पर आज छपा है। क्लिप उनकी वायरल हो रही है, जहां पर वो बदले की बात कर रहे हैं, जहां पर वो अतीत में जाने की बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इतिहास का बदला नवयुवकों को लेना चाहिए और ये चीज हमेशा इसको जिंदा रखना चाहिए। तो इसे आप ही समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो आपको पीछे लेकर जाते हैं, युवाओं को, वो भी जो यंग जनरेशन है, जो भारत के भविष्य की नींव डालता है, उससे कह रहे हैं कि अब आप अपनी पूरी एनर्जी खर्च करिए अतीत में जाकर। तो आप ये सोच लीजिए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इतना कंफ्यूज्ड है तो कुछ तो गड़बड़ है ऊपर ऊपर के तल्ले में। यानी कि मोदी और शाह साहब को भी इस समय कंफ्यूजन से गुजरना पड़ रहा है और इसीलिए आज उस कंफ्यूजन को स्पेल आउट किया है अजीत डोवल ने एक तरीके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।